कैंडिडेट ऐसा दे, वो एक सिंगल चुनौती उनको सामने खड़ा करे, इट सीम्स गुड। लेकिन दूसरा पक्ष भी जो है वो तोड़-फोड़ और डिवीज़न के लिए बहुत सारा काम-धाम करेगा, भी शक्लें ले रही हैं चीज़ें ये। इन्होंने सिर्फ़ यही नहीं किया, बल्कि इन्होंने आरएसएस का भी समर्थन किया। आपको पता नहीं, ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट आया, उसमें उन्होंने आरएसएस को कहा, आरएसएस में बड़ा कहा कि सारे लोग बुरे नहीं हैं, काफ़ी लोग बहुत अच्छे हैं, चरित्रवान हैं, वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो वो कुछ-कुछ यही था जो उन्होंने थोड़ी-सी लीवरेज यहाँ प्रधानमंत्री को दी, वहाँ पे उन्होंने ये गुंजाइश छोड़ी कि वो आरएसएस के साथ में भी कहीं न कहीं पे थोड़ी बहुत कहिए मुलायम समीकरण रखी जाए। तो उसकी भी तारीफ उन्होंने की है ममता बनर्जी ने। तो सारे लोग अच्छे नहीं, खराब नहीं, बहुत सारे लोग वहाँ बहुत अच्छे-अच्छे लोग भी हैं, आरएसएस को बुरा कहना ठीक नहीं है। बल्कि एग्ज़ैक्टली यही कहा, आरएसएस को बुरा कहना ठीक नहीं है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो ये कर रही है कि अपने-अपने वजूद की पहली बात तो फ़िक्र है, क्योंकि चुनौती इस बार वेस्ट बंगाल में भी बड़ी ही मिलने वाली है। और जो क्रेडिबिलिटी है उनकी बहुत ज़्यादा गिरी है बिकॉज़ ऑफ दीज़ स्कैम्स। 103 करोड़ से ज़्यादा के का तो वही एक ही मिला था। और सबसे बड़ी बात ये है, पैसा मिलना एक बात है, पर जिस तरह से जो स्कैम है ना, वो नौजवानों को वंचित रखा, छल पूर्वक तरीके से नौकरियों को बेचा, वो खासतौर पे बंगाली नौजवानों को बहुत खला है, उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आ रही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनका और ये तो है ही, इनका अपना नेफ्यू अभिषेक बनर्जी वगैरह, उसको उन्होंने अपरेंटली लगता है कि इम्प्लीकेट कर ही लिया है कहीं न कहीं पे, तो इसीलिए ये सॉफ्ट हुई। तो ये संभव है। पर विपक्ष का अभी कोई एक ये कह देना कि भई सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा एक बड़ा और मजबूत कदम है, जो कांग्रेस को रिवाइटलाइज करेगा, कांग्रेस को संगठित करेगा, ताकत देगा। लेकिन विपक्ष को अभी अपनी जो स्ट्रेटजी है वो डिवाइस करनी है। लोगों के बड़े-बड़े ईगोज़ हैं, बड़ी-बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। हू विल एक्सेप्ट नीतीश कुमार, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। और लेकिन ही इज़ वन ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। 3-4 लोग हैं, मैं तो कहता हूँ पीसीआर भी उम्मीद यही लगाए हुए हैं। तो उनको भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। लेकिन अब शायद उस ग्रुप में ममता बनर्जी की वैसी से ना रहे। वो वहाँ अगर उसमें शामिल होंगी भी या उनकी प्रेजेंस होगी भी थोड़ी बहुत, तो श्रीकांत जी, लोग छोटी सी सप्लीमेंट्री डाल रहा हूँ, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ममता बनर्जी, अगर आपको याद हो, पिछला जो चुनाव था, हालिया जो चुनाव था, मतलब पश्चिम बंगाल का, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने और लेफ्ट पार्टीज ने एक स्ट्रेटेजिकल वॉक ओवर दिया था। वो हट गए थे इन द नेम ऑफ कोरोना। कोरोना का तो बढ़ रहा था, लेकिन वास्तविकता ये भी है कि चलो यार, सरकार तो हमारी बननी है, सरकार इन्हीं की बननी है, इनके लिए खुला छोड़ जाए। तो क्या ममता बनर्जी उस चीज को भूल रही है? भूल क्यों रही होंगी? लेकिन ये तो उनको पता ही है कि जो भी उन्होंने अपने लक्ष्य क्योंकि तय वोट किए। बैंक तो है ना। नहीं, वोट बैंक उनका मुझे लगता है वेस्ट बंगाल में डिप्लीट किया है, सिग्निफिकेंटली डिप्लीट किया है, क्योंकि काफ़ी लोगों को एक लंबे, लगभग ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स के लेफ्टिस्ट रिजीम के बाद में एक चेंज लगता होगा। और ख़ास तौर पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के इश्यूज़ को लेके सेंटर में, स्टेट में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और जो मेजर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट से जो छोड़-छाड़ के बंगाल को वापस आए, तो वहाँ के लोगों को लगा कि शायद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, अदरवाइज जो ये जो रिजीम है वो इस लायक नहीं है। और उसी ने वो जगह क्रिएट की जहाँ से ममता बनर्जी आई। अभी अनिल जी ने बताया कि कांग्रेस की, जब वो यूथ कांग्रेस की लीडर थी, और इसको अगर आप जोड़ के देखें तो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स कोई बहुत बड़ी चीज़ इन लोगों के लिए नहीं कभी रहे। लेकिन आइडियोलॉजी जहाँ पर थी, वहाँ इन्होंने किस तरह से जगह बनाई। अब वो चीज़ें शायद क्योंकि सारे लोग ठीक है। अपनी-अपनी कर रहे हैं, अब वैसा मुझे लगता है। सिग्निफिकेंटली इनकी जो फॉलोइंग है वेस्ट बंगाल में भी कमज़ोर हुई है। एक और बात कहूँगा कि आरएसएस के लिए खास तौर पे, ये जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, उन पे वो बहुत लंबे समय से, मतलब कई दशकों से उनका काम-धाम है। और दे हैव सर्टेन प्लान्स इन दैट एरिया, नॉर्थ ईस्ट में भी और वेस्ट बंगाल यानी बंगाल में भी। जैसे उन्होंने जो भी उनके मेंटोर्स हैं, जो थिंक टैंक्स हैं उनके, वो उस पे 1925 से ही काम कर रहे हैं। माने बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, और उसके लिए उनकी एक स्पेशल कोई कहिए डोजेज हैं जो जो करना चाहे जो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं।
ये सरकार करना चाहेगी वेस्ट बंगाल में और नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट वाला तो कमोवेश थोड़ा बहुत अभी फिएस्को में तब्दील हुआ है, लेकिन वेस्ट बंगाल वाला जो है, जो कम्युनल फैक्टर है, बड़ा स्ट्रांग है और वहाँ से कुछ ना कुछ कमाई या कुछ ना कुछ रिजल्ट्स की उम्मीद ये रखना चाहते होंगे। ये ऑर्डिनरी स्टेट्स की तरह से नहीं है, यानी वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट जो है वो संघ की दृष्टि से कुछ खास महत्व रखते हैं ठीक है, और वहाँ पे अपना उनका दखल होना वो इंश्योर करना चाहेंगे। जी ठीक है। डॉक्टर यादव अनम्यूट कर लीजिए। क्या आपको लगता नहीं जी कि उधर राहुल गांधी की पदयात्रा, इधर पदयात्रा से पहले राहुल गांधी का नीतीश कुमार आपस में मिलना, और विपक्ष आप जानती हैं, जैसे मैंने शायद मेरे साथ आप रंजना तो थी, आप लोग भी मेरे ख्याल से आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति मेरे साथ थे, तो मैंने उस दिन भी जिक्र किया था कि क्योंकि विपक्ष की अगर एकता की बात होगी या 2024 के लिए इतना पहले बात होगी, तो वो कहावत है ना, जूतों में दाल बटने वाली स्थिति हो जाती है, क्योंकि सारे फूफा है ना, बुआजी तो पता नहीं सब चलता नहीं चलता, लेकिन फूफा है ना, सब चलता ही चलता है, तो फूफा एक संज्ञा ले सकते हैं। तो वो सारी वाली स्थिति है, कौन ऑर्गेनाइज करेगा, मेरे साथ जूनियर है, मेरे से सीनियर है, तो बड़ा छोटा सा काम नीतीश कुमार ने आके हाथ मिला, चाहे राहुल गांधी से भी, उसके बाद सबसे मिलिए, वो हो गया कि वो अपने आप बिना कुछ कहे किए वो अपना आप पिक्चर मांगे। अब राहुल गांधी ने कहा अध्यक्ष हमारा जो बनना बना, जिसको बनाओ, अपन चले पदयात्रा पे, ठीक है, वो अपना पदयात्रा चले गए, तो वो अपनी पार्टी मजबूत कर रहे हैं, नीतीश कुमार अपने लिए बैटिंग कर रहे हैं। अब ऐसे में तो इस लिहाज से देखो तो राहुल गांधी ने अपना काम सही किया, पहले से बोले सीट बढ़ाओ, अपने आप को मजबूत करो, 2 जीत मिल जाए, क्योंकि हिमाचल है, गुजरात हिमाचल है, उसमें कांग्रेस की संभावना है ही, और गुजरात में भी कोई कुछ का, मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, मुकाबला बीजेपी कांग्रेस का ही है। राहुल जी, देश में बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा है और ये जो चेंज है बहुत ही तेज गति से हो रहा है, जो राजनीतिक माहौल है भारत का। देखिए, नीतीश कुमार बिहार का एस्टेब्लिश नेता है, सब जानते हैं, लेकिन उनकी छवि जो है वो पूरे देश में है और इस देश में एक समाज जिसको कुर्मी समाज कहते हैं या जाति कह लीजिए, वो पूरे देश में फैली हुई है और इतनी फैली हुई है कि महाराष्ट्र के मराठा भी एक तरह से कुर्मी उसी समाज में माने जाते हैं और ये छत्तीसगढ़ के जो हमारे बघेल साहब जो इस समय मुख्यमंत्री है वो भी उसी समाज से आते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बरेली तक, यहाँ तक कुर्मी समाज बहुत फैला हुआ है और उत्तर प्रदेश में खास तौर पे कुर्मी समाज की संख्या बहुत ज्यादा है। तो बेनी प्रसाद वर्मा जी और इस तरह के कुछ नेता पहले जरूर रहे हैं विपक्ष में मजबूत, लेकिन अब भी 3/4 जो कुर्मी वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को जाता है उत्तर प्रदेश में। तो नीतीश कुमार जी अगर फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं, नालंदा और फूलपुर जैसे 2 जगह से बात आती है, तो उसका दूरगामी जो प्रभाव है वो कुर्मी समाज में, जो बिल्कुल 75-80% भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, जबरदस्त पड़ने वाला है और वो सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश नहीं, उसका असर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तक आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात यह है, जब आपने कांग्रेस की बात कही, कांग्रेस में हमेशा गांधी परिवार का अध्यक्ष रहा है, लेकिन अब जैसे कि संकेत मिल रहे हैं और ऐसा जो मैं पढ़ पा रहा हूं, अगर ऐसा होता है कि अशोक गहलोत जी उसके अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस के, तो उसका भी एक बहुत पैन इंडिया इफेक्ट आएगा। जो कुशवाहा समाज, जो सैनी, हाँ, ओबीसी के नेता है और जो कुशवाहा सैनी समाज है वो बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे, और ये आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं मौर्य साहब, ये मतलब काफी भारी संख्या में, और महाराष्ट्र में भी छगन भुजबल और ये सब इसी सैनी समाज, कुशवाहा समाज के नेता माने जाते हैं। तो अशोक गहलोत के अध्यक्ष बनने से एक इस समाज में जो अभी तक आंख बंद करके ज्यादातर 80% बीजेपी के पीछे चल रहा था, उसमें असर पड़ेगा। और अगर अशोक गहलोत जी अध्यक्ष बनेंगे, कांग्रेस के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट बनते हैं, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे सचिन पायलट, और सचिन पायलट की एक जबरदस्त गुर्जर समाज में फॉलोइंग है, और गुर्जर समाज भी अगर आप उत्तर प्रदेश वगैरह में देखें तो बाय एंड लार्ज अभी तक बीजेपी के साथ है। तो हमारा देश तो देखिए जातियों का देश है, तो इस जातियों के देश में ये जो परिवर्तन होने जा रहे हैं 2-3, इसका बहुत दूरगामी परिणाम आने वाला है। और बीजेपी का जो असली कोर वोट है वो ओबीसी है,
वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने जा रहा है। और ममता जी जहां तक कितना भी कर लें, वो खुल करके कभी भी बीजेपी के साथ आ नहीं सकती, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 29% मुस्लिम वोट है, जो उनका असली बेस वोट है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।